हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने थर्मल एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस किया था। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, एरिया एक्सपेंशन क्या है एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या है। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और गामा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। जो अल्फा होता है, अल्फा और बीटा, हम इनको काफी हद तक टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट मानते हैं। अल्फा और बीटा यूजुअली सॉलिड्स के लिए होते हैं, लेकिन गामा जो है वो गैसेस के लिए होता है। गैसेस जो है वो वॉल्यूम में एक्सपैंड करती हैं जब हम उनको थर्मली एक्सपैंड करते हैं। एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि जो गामा है इट इज़ वेरी मच अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हमारी एनसीईआरटी में कॉपर के लिए एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें गामा कुछ इस तरीके से वेरी करता है विद टेम्परेचर। अप्रॉक्सीमेटली 500 केल्विन तक जो गामा है वो इंक्रीज करता है और उसके बाद वो काफ़ी हद तक कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम गामा को कांस्टेंट नहीं ले सकते जैसे हमने अल्फा को लिया था। वॉल्यूम एक्सपेंशन के केस में हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला नहीं रख सकते। यहाँ पर हम लिखेंगे डी वी इज इक्वल टू वी इंटू गामा इंटू डी टी। यहाँ पर हम स्मॉल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर स्मॉल टेम्परेचर राइज के लिए स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम होगा डी वी, और गामा को कांस्टेंट रखने के बजाय हम लिखेंगे v इंटू गामा एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इंटू डी टी। तो v को हम नीचे ले जाएंगे, वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन dv अपॉन v इज इक्वल टू गामा विच इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इंटू डी टी। और अगर हमें नेट वॉल्यूम चेंज निकालना है, वी विल इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। हम यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर की लिमिट्स रख देंगे एंड वी विल अकॉर्डिंगली गेट द values of expansion in the volume. Now let us discuss about the anomalous behavior of water. जो वाटर है वो थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव करता है। जनरली जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी लिक्विड का तो वो एक्सपैंड करना चाहिए, लेकिन वाटर के साथ थोड़ा सा अनॉर्मलस बिहेवियर है। कैसे? अगर हम वाटर को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो उससे क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा वाटर का। So this is how my graph should look like. टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन जब टेम्परेचर +4 डिग्री सेल्सियस होता है तो सेम मास के लिए वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से अगर हम फर्दर टेम्परेचर कम करते हैं, वाटर स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। इसका मतलब वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है? जब टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस पॉइंट पे उसका वॉल्यूम मिनिमम होता है। दिस इज द एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर। जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो आइडियली वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है एनवायरनमेंट में। अगर हम कोल्ड कंट्रीज देखें जो पोल्स के पास होती हैं, वहां पर जो पाइप्स होते हैं उनके अंदर जो पानी होता है, अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, इस केस में वाटर स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग और ये पाइप्स होते हैं, इनके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज ड्यू टू एनॉर्मलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ऐसे ही सर्दियों में जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो उस केस में हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। व्हाई इज इट सो? क्योंकि इन क्रॉप्स की स्टेम के अंदर पानी होता है, और जब इस पानी का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इन दैट केस इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग और ये इसके अंदर के पाइप्स को बर्स्ट कर सकता है, ड्यू टू विच द क्रॉप्स डाई। इसकी एक पॉजिटिव एप्लीकेशन भी है। दैट इज सपोज एक पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर वाइल्ड लाइफ होती है, जो मरीन लाइफ होती है। बहुत कोल्ड कंट्रीज में भी पॉन्ड के अंदर मरीन लाइफ सरवाइव कर सकती है। ऐसा क्यों? जो बर्फ होती है वो हमेशा सरफेस पे रहती है, वो कभी भी
बल्क में नहीं जमती। एंड व्हाई इज इट सो? बहुत कोल्ड कंट्रीज में जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर गिरता है, लेट अस सपोज वो 10 डिग्री सेल्सियस से धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, 8 डिग्री सेल्सियस हुआ, 8 डिग्री सेल्सियस होते ही जो एनवायरनमेंट के जस्ट कांटेक्ट में वाटर की लेयर है वो उसका टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन बल्क में जो वाटर है उसका टेम्परेचर अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस है। तो 8 डिग्री सेल्सियस होने पर ये जो वाटर की लेयर है ये डेंसर हो जाएगी और ये नीचे की तरफ गिरेगी, और जो हल्का पानी है वो ऊपर आएगा 10 डिग्री सेल्सियस वाला। इसी तरीके से धीरे धीरे वाटर कूल होता रहेगा अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हुआ, यहाँ पर पूरी वाटर बॉडी का टेम्परेचर भी 4 डिग्री सेल्सियस होगा। नाउ द टेम्परेचर ड्रॉप्स फर्दर। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस होते ही जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसका टेम्परेचर भी 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन अब ये और डेंस नहीं होगी, ये हल्की होना शुरू हो जाएगी। वाई? बिकॉज वॉल्यूम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, अभी एक्सपैंड होना शुरू होगी। नाउ जब ये हल्की होगी ये हम ऊपर ही रहेगी, क्योंकि नीचे वाला 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है वो डेंसर है। फिर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो ऊपर वाली लेयर भी 2 डिग्री सेल्सियस की हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ऊपर वाली वाटर की लेयर जम जाएगी और हमें एक आइस शीट मिलेगी इस वाटर बॉडी के ऊपर। लेकिन अंदर का टेम्परेचर अभी भी 4 डिग्री सेल्सियस ही है। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो डेंस होता है, तो वो नीचे ही रहेगा, एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। एंड द मरीन लाइफ इज एबल टू सर्वाइव। तो वाटर के अनॉमलस बिहेवियर की वजह से ही मरीन लाइफ कोल्ड कंट्रीज में सर्वाइव कर पाती है। नाउ हमने जस्ट अभी पढ़ा कि जो गामा है दैट इज यूजुअली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। गैसेस के केस में गामा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एंड इट वेरीज विद टेम्परेचर। तो हम गामा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। आइडियल गैस मतलब एक ऐसी गैस जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स के पास खाली काइनेटिक एनर्जी है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है। इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं। अगर इस आइडियल गैस का प्रेशर है P एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर इज V, और इस गैस का जो टेम्परेचर है वो हमने T लिया, देन द आइडियल गैस इक्वेशन इज PV is equal to nRT। यहाँ पर N is the number of moles of this gas। इस गैस की इस कंटेनर के अंदर कितनी क्वांटिटी है, और जो R है उसे हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम कांस्टेंट प्रेशर पे गामा की वैल्यू निकालना चाहते हैं। उसके लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्सप्रेशन को, PdV प्लस VdP इज इक्वल टू nR dt। n इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं हो रहे, R हमारा कांस्टेंट है। क्या चेंज हो सकता है? टेम्परेचर चेंज हो सकता है। dP मतलब प्रेशर चेंज एंड dV मतलब वॉल्यूम चेंज। लेकिन प्रेशर चेंज हमने 0 लिया है, हमने कांस्टेंट प्रेशर पे बात की है। So this term will be 0 and we can write PdV is equal to nR dt। और हमने ये भी पढ़ा है कि dV is equal to gamma V dt, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। यहाँ पर मैं dV के एक्सप्रेशन को रख दूंगी और मुझे मिलेगा P gamma V dt is equal to nR dt। dt gets cancelled और हमें गामा मिलेगा nR upon PV। यहाँ से हम nR अपॉन PV निकालें तो हमें मिलता है 1 अपॉन T। तो गामा की वैल्यू आती है 1 अपॉन T फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब गामा जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम आइडियल गैस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे गामा की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब हायर टेम्परेचर्स पे गैसेस का एक्सपेंशन कम होगा। गैसेस के केस में जो गामा होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, वाइल इन केस ऑफ सॉलिड्स इसका ऑर्डर होता है 10 टू द पावर -5 टू 10 टू द पावर -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इसका मतलब गैसेस के केस में कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज कंसिडरेबली हायर, इसलिए गैस ज्यादा एक्सपैंड होती हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स। अब एक और टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं विच इज थर्मल स्ट्रेस। मेरे पास एक बहुत पतली सी रॉड है जिसे मैंने दो वॉल्स के बीच में फिक्स कर रखा है।
अगर हम इस रॉड का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा? लीनियर एक्सपेंशन। ये रॉड चाहेगी कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए बिकॉज ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन, लेकिन ये वॉल्स इस रॉड को एक्सपैंड होने से प्रिवेंट कर रही हैं। इस वजह से इस रॉड के अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। ये जो रॉड है ये स्टील की बनी है और हमें पता है स्टील का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। इस रॉड की लेंथ है 5 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने इस रॉड का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से राइज किया। हमें बताना है थर्मल स्ट्रेस की वजह से ये रॉड वॉल्स पर कितना फोर्स लगाएंगी। सबसे पहले तो हम स्ट्रेन पता लगाते हैं। स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल कितना होगा? एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। एल गेट्स कैंसल्ड और हमें मिलेगा अल्फा डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁻⁻5 डिग्री केल्विन इनवर्स, या फिर डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी सेम वैल्यू होगी, इनटू टेम्परेचर इन 10 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 10 डिग्री सेल्सियस का। तो हमें स्ट्रेन तो मिल गया। नाउ हमें गिवन है एक और क्वांटिटी, हमें गिवन है क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील। इट्स गिवन टू यू एज 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ हमें पता है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगा? द नेट फोर्स जो डेल्टा एफ जनरेट हुआ है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन को हम इधर ले जाते हैं, यंग्स मॉडुलस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। दोनों की वैल्यूज हमें पता है। y जो है दैट इज 2 इंटू 10⁻11। डेल्टा एल अपॉन एल जो हमारा स्ट्रेन आया है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻4 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे अप्रॉक्सीमेटली जो फोर्स आएगी दैट विल बी 10⁵ न्यूटन, और ये फोर्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जो रॉड है वो बेंड हो जाएगी। इसकी और भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जैसे बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स इन फायर अलार्म्स। हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल के स्ट्रिप्स हैं जिनको हम साइड बाय साइड अगर जोड़ दें, हर एक पॉइंट पे ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोनों अलग अलग मटेरियल हैं तो दोनों का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन भी डिफरेंट होंगे। लेट अस सपोज अल्फा 1 हमारा अल्फा 2 से बड़ा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा? ऊपर वाली स्ट्रिप ज्यादा एक्सपैंड होना चाहेगी वाइल नीचे वाली स्ट्रिप कम एक्सपैंड होगी, जिसकी वजह से ये कर्व हो जाएगी स्ट्रिप। इसको हम फायर अलार्म्स में यूज कर सकते हैं। जब ये कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होगा फायर अलार्म नहीं बजेगा। जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाएगा और सर्किट में फायर अलार्म बज जाएगा। Another one is defective measurement that is in metal scale. हमारे पास एक रॉड है, एक ऐसे मटेरियल की जो बहुत ही कम एक्सपैंड होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। हम इसकी अगर लेंथ मेजर करेंगे एक स्केल से, मान लो हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो इस स्केल की लेंथ इंक्रीज होने की वजह से ये एक्सपैंड हो जाएगा स्केल, जिसकी वजह से रीडिंग्स भी एक्सपैंड हो जाएगी। तो अगर इस रॉड की लेंथ इनिशियली 70 सेंटीमीटर होती, सही ट्रू लेंथ, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये स्केल खाली 60 सेंटीमीटर ही मेजर करेगा क्योंकि रीडिंग्स एक्सपैंड हो गई है, जिसकी वजह से देयर इज एन एरर ऑफ 10 सेंटीमीटर। So this expansion of metal scale also needs to be taken into account to perform accurate measurement. इसी तरीके से एक सिंपल पेंडुलम में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं और एक मेटालिक वायर है, तो इस वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और टाइम पीरियड हमारा लेंथ के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, तो टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम also changes. So these were some important applications of thermal expansion. I hope this video is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.